साथियों नमस्कार। जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम हिंदी को लेकर बात कर रहे थे, हिंदी की जो श्रृंखला थी उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक हिंदी भाषा का विकास देख लिया था। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है वर्णमाला। वो जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। ठीक, तो आज हम इस टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रश्न आपसे पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और क्या प्रश्न आगामी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्णमाला। अच्छा, इस वर्णमाला टॉपिक को समझने से पहले कुछ चीजों के बारे में आपको जान लेना आवश्यक है। तो वो सबसे पहला है वो है व्याकरण। व्याकरण, ठीक, सबसे पहला है व्याकरण। तो क्या होती है व्याकरण? तो आप देखेंगे जो व्याकरण शब्द है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। वे प्लस आ प्लस करण। वे प्लस आ प्लस करण, तीन शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ देखें, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो वो है, शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है भली भांति समझना। भली भांति समझना, समझना। ठीक, तो जो व्याकरण है तीन शब्दों से मिलकर बना है और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है क्या? भली भांति समझना। ठीक, अगर हम इस व्याकरण की परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें व्याकरण की, तो हम कह सकते हैं कि जो व्याकरण है एक ऐसा ग्रंथ या फिर कह सकते हैं विधा, विधा है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, कॉमा उच्चारण, शुद्ध लेखन, कॉमा उच्चारण एवं प्रयोग का, एवं प्रयोग का, प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कराती है। ज्ञान प्राप्त कराती है। ठीक, तो हम कह सकते हैं परिभाषा के रूप में व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ या विधा है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, उसके उच्चारण और उसके प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त कराती है। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ध्यान रखें, व्याकरण में अगर हम बात करें, अच्छा व्याकरण से पहले एक चीज की और हम बात करें तो वो है लिपि। यहीं पर देख लेते हैं लिपि को, लिपि यहीं पर देख लेते हैं। तो जो लिपि है इसको कहते हैं लिखने का तरीका। लिखने का तरीका या फिर ढंग, लिखने का तरीका या फिर ढंग। और ध्यान रखें ये दोनों ही चीजें यानी लिपि और व्याकरण दोनों ही चीजें जिस भी भाषा में होंगी, जिस भाषा में शामिल होंगी, जिस भाषा में शामिल होंगी उसी को हम मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा कहते हैं। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, अब हम बात करें तो जो व्याकरण है इसको पढ़ने के तीन आधार हैं। ठीक, तो जो व्याकरण है, अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण को पढ़ने के
आधार अगर हम बात करें तो वो 3 आधार हैं, 3 आधार। ठीक, कौन कौन से? तो एक को कहते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार पहला जो आधार है वो है वर्ण विचार। दूसरा जो आधार है वो है शब्द विचार। शब्द विचार, ठीक। और तीसरा जो आधार है वो है वाक्य विचार। वाक्य विचार, ठीक। और इन्हीं तीनों आधारों में हम संपूर्ण व्याकरण को समाप्त करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं किसकी? वर्ण विचार की। तो सबसे पहले वर्ण विचार, वर्ण विचार, ठीक। और इसी में शामिल है वर्णमाला। इसी में शामिल है क्या? वर्णमाला, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वर्णमाला की। तो क्या है वर्णमाला? हाँ भाई, क्या है वर्णमाला? ठीक, तो देखो क्या कह सकते हैं कि वर्णों का एक निश्चित क्रम, निश्चित क्रम ही वर्णमाला कहलाता है, कहलाता है, ठीक। तो क्या है वर्णमाला? कि वर्णों का जो निश्चित क्रम है वही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक। ठीक, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है वर्ण विचार। तो क्या है वर्ण विचार? तो आप कह सकते हैं कि वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध लेखन कौमा उच्चारण, सॉरी पहले उच्चारण लिखेंगे। वर्णों का शुद्ध उच्चारण, उच्चारण कौमा लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण कौमा लेखन एवं प्रयोग करने का, प्रयोग करने का माध्यम ही वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण विचार कहलाता है, कहलाता है। कोई समस्या यहां तक? ठीक, आगे बढ़े। अच्छा, इससे पहले कुछ चीजों पर, कुछ बेसिक पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। कुछ मूलभूत बिंदु हैं उन पर हम हिंदी में बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि। क्या है ध्वनि? तो देखो, स्वर यंत्रियों में, स्वर यंत्रियों में होने वाले कंपन को, होने वाले कंपन को ध्वनि कहते हैं। यानी जो ध्वनि है, मनुष्य के अंदर नाभि में स्वर यंत्रियां पाई जाती हैं और स्वर यंत्रियों में जो कंपन होता है उसी को हम कहते हैं ध्वनि, ठीक। दूसरा प्रश्न इससे पूछा जाता है ध्वनि से, तो आप लिख सकते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई अगर कोई है तो वो क्या है? वो ध्वनि है। तो ध्वनि स्वर यंत्रियों में होने वाला कंपन है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। क्लियर हुआ? ठीक।
अब देखो एक चीज, जब इस ध्वनि को कोई आकृति प्रदान कर दी जाती है तो उसको हम कहते हैं वर्ण। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण। तो ध्वनि से मिलकर बना होता है क्या? वर्ण। ठीक। और आकृति कैसे? जैसे आप ध्वनि आपके शरीर में उत्पन्न होगी, मुख उसको विभिन्न प्रकार की आकृतियां देगा और उन्हीं आकृतियों के आधार पर क्या किसकी उत्पत्ति होगी? वर्ण की उत्पत्ति होगी। तो वर्ण में आप लिख सकते हैं सबसे पहले ध्वनि का आकृति वाला रूप। आकृति वाला रूप, ध्वनि का आकृति वाला रूप अगर कोई है तो वो क्या है? वर्ण। दूसरा आप देखेंगे वर्ण के बारे में कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर कोई है तो वो क्या है? वर्ण। क्योंकि वर्ण लिखित रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण है। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखें, वर्णों से मिलकर बनता है क्या? शब्द। वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। ठीक। तो आप लिख सकते हैं कि वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वर्णों का ऐसा क्रम जो कोई अर्थ देता हो, वर्णों का ऐसा क्रम जो कोई अर्थ देता हो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। जैसे मैंने वर्ण लिखा क, मैंने वर्ण लिखा म, मैंने वर्ण लिखा ल, और जब इसको मैंने मिला दिया तो ये एक शब्द हो गया। इसका नाम, इसका क्या है? इसका अर्थ है कमल, यानी इसका कोई ना कोई एक अर्थ है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ध्यान रखना, सार्थक क्रम होना चाहिए। अगर सार्थक क्रम में वर्ण नहीं है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ? दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर दूसरी परिभाषा देखें शब्द के बारे में, जो प्रश्न एक तरह से पूछा जाता है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो क्या है? वो आपका शब्द है। क्लियर हुआ? ठीक। आगे देखें, अब जो शब्द हैं, अगर हम बात करें शब्द से, तो शब्द से मिलकर बनता है वाक्य। शब्द से मिलकर बनता है क्या? वाक्य। ठीक। तो क्या है वाक्य? तो पहला चीज, शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। पहला पॉइंट, वाक्य कहलाता है। ठीक। यानी शब्दों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। दूसरा आप लिख सकते हैं वाक्य के बारे में कि भाषा या भावार्थ के आधार पर, भाषा या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो क्या है? वाक्य है। क्लियर हुआ? भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो क्या है? वाक्य है। दूसरा आप एक चीज और कह सकते हैं कि भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग अगर कोई है तो वो क्या है? वाक्य है। तो इतने प्रश्न आपको वाक्य से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। क्लियर? अब हम बात करते हैं वर्ण की। अब हम बात करते हैं किसकी? वर्ण की। क्या है वर्ण?
हाँ भाई, क्या है वर्ण? ठीक, तो देखो वर्ण पीछे में बता चुका हूं कि क्या है वर्ण, कि ध्वनि का आकृति वाला रूप, या फिर कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई क्या है? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और ध्यान रखें, ये जो वर्ण हैं, अगर हम वर्णमाला की दृष्टि से देखें तो ये दो प्रकार के हैं। यानी कितने हैं? दो प्रकार के हैं। सबसे पहले स्वर, सबसे पहले क्या है? स्वर, और दूसरे क्या हैं? व्यंजन। पहले क्या है? स्वर, और दूसरे क्या है? व्यंजन। ठीक, तो वर्ण व्याकरणिक दृष्टि से देखा जाए तो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक है स्वर और एक क्या है? व्यंजन। क्लियर हुआ? अच्छा, इससे पहले कुछ पॉइंट देख लें आप। जैसे एक पॉइंट आता है अक्षर, एक शब्द आता है अक्षर। क्या है अक्षर? तो एक चीज ध्यान रखें, कुछ लोग वर्ण और अक्षर को एक मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है वर्ण और अक्षर में। क्योंकि एक होते तो हिंदी में अलग शब्द का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए आप देखेंगे कि वर्ण अलग है और अक्षर अलग है। ध्यान रखें, अक्षर क्या है? तो ध्वनि का वह रूप, ध्वनि का वह रूप जिसमें स्वराघात एवं बलाघात नहीं होता है। ध्वनि का वह रूप जिसमें स्वराघात, स्वराघात एवं बलाघात नहीं होता है। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है, कहलाता है। यानी कहने का मतलब आप सीधा समझिए कि अक्षर का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो आमीस नहीं, आमीस नहीं, और क्षरमीस क्षरण। यानी जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम क्या नहीं कर सकते? जिसको हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अर्थात एक चीज और समझ लें अक्षर में, कि जिसे एक श्वास में, जिसे एक श्वास में, श्वास में उच्चारित, उच्चारित किया जा सके, किया जा सके, उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक, लेकिन वर्ण के संदर्भ में नहीं है। वर्ण में स्वराघात और बलाघात पाया जाएगा, वर्ण में स्वराघात और बलाघात पाया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अक्षर। अब हम फिर से लौट के आ जाते हैं वर्ण के ऊपर। तो वर्ण अगर आप देखेंगे तो व्याकरण की दृष्टि से कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक स्वर और एक व्यंजन। क्लियर हो रहा है ना? एक स्वर और एक व्यंजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? स्वर की। किसकी बात करते हैं? स्वर की। तो क्या है स्वर भाई? कोई बताएगा क्या है स्वर? तो देखो, भाषा की ऐसी इकाई, भाषा की ऐसी इकाई जिसे स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सकता है, उच्चारित किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक, क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है, स्वर कहलाती है। क्लियर हुआ? यानी भाषा की ऐसी इकाई
जिसे स्वतंत्र रूप से स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित किया जा सकता है, क्या कहलाती है? स्वर कहलाती है। क्लियर हुआ? अब देखें, व्यंजन को हम अगले टॉपिक में देखेंगे, फिलहाल स्वर पर बात करते हैं। अब आप देखें, इसकी संख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संख्या, तो ध्यान रखें, संख्या इसकी 3 बताई गई है किताबों में और अन्य जगहों पर। 3 का कॉन्सेप्ट मिलता है, यानी इनकी जो संख्या होती है वो 3 प्रकार की होती है, 3 तरह से विभाजित किया गया है। एक जगह पर इसकी संख्या आपको 11 मिलेगी, यानी कुल स्वरों की संख्या कितनी मिलेगी? 11, ठीक है। और एक जगह पर आपको 10 मिलेगी और एक जगह पर आपको 13 मिलेगी। तो एक जगह पर संख्या 10 मिलेगी, एक जगह पर 11 मिलेगी और एक जगह पर 13 मिलेगी, भिन्न भिन्न किताबों में। तो ध्यान रखना, 10 कभी होती नहीं है, यानी स्वरों की संख्या 10 नहीं होती, या तो 11 होगी या कितनी होगी? 13 होगी। 11 स्वर जो होते हैं वो कहां पर होते हैं? तो वो होते हैं हिंदी भाषा में। यानी जो हिंदी भाषा है, अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? 11, ठीक। अभी देखेंगे कौन सी। और जबकि, या फिर इसी को देख लें, जैसे 11 स्वर हैं, तो 11 स्वर कौन से हैं? तो आप देखेंगे अ, आ, ई, उसके बाद उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक। तो आप देखें कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये बड़ा हुआ है, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये बड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे हिंदी में जो मुख्य संख्या है वो कितनी है? 11। समझ में आ रहा है ना? अब बात करते हैं 13। हाँ, कहीं कहीं अगर 8 लिखा हो, एक चीज और ध्यान रखें, 13 से पहले एक पॉइंट और समझ ले, जैसे 8 लिखा हो तो 8 होती है, और 8 कौन से स्वर होते हैं? अपभ्रंश स्वर, अपभ्रंश स्वर। तो कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश स्वरों की संख्या कितनी है? तो वो 8 है। तो वो कितनी है? 8 है, ठीक है। और इसी से फिर ये हिंदी के बने और इसी से फिर संस्कृत, यानी मूल बने संस्कृत के पहले से थे। अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर होते हैं और इन्हीं को मिलाकर बाद में और जोड़े गए और अंततः हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब बात करते हैं 13 की। तो 13 जो होते हैं मूल भाषा में, मूल भाषा में, और जो मूल भाषा है वो क्या है? संस्कृत। वो क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत भाषा में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 13। संस्कृत भाषा में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 13। और कौन कौन से हैं? तो यहीं पे लिख लेते हैं 13 भी। कौन से स्वर हैं यहीं पे नोट कर लेते हैं। तो देखो 11 तो ये हैं ही हैं, 11 तो हिंदी भाषा के हैं ही, 11 स्वर तो हिंदी भाषा के हैं ही। और इसमें क्या जुड़ता है? तो देखो एक जुड़ता है इसमें बड़ी ऋषि, इस तरह से लिखी जाती है बड़ी ऋषि। तो 11 और एक 12 और एक इसमें जुड़ता है लिर, लिर, ध्यान रखें। बहुत सारे लोग यहां पर जोड़ देते हैं छोटी अंग और बड़ी अंग को, वो ध्यान रखें वो स्वर नहीं है, ध्यान रखना वो स्वर नहीं है। जब 13 की बात आती है तो वो इसमें छोटी अंग और बड़ी अंग जोड़ देते हैं, ध्यान रखना छोटी अंग और बड़ी अंग स्वरों की संख्या में नहीं गिने जाते। 13 जो होते हैं वो किसमें होते हैं? मूल भाषा यानी संस्कृत में। और संस्कृत में जो स्वर की संख्या 13 है वो क्या है? 11 तो हिंदी भाषा के हो गए, उसके बाद बड़ी ऋषि और लिर, एक 2 स्वर और जोड़ दिया जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर संस्कृत में जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 13। कंफर्म? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ठीक। इसके अलावा यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, नोट कर लो इसको। आगे देखें, अगला देखेंगे। इसके अलावा 2 चीजें यहीं पर छूट जाती हैं जो कि सामान्यतः पुस्तकों में लिखी होती हैं। एक होती है छोटी अंग जिसको हम बोलते हैं, और एक होती है बड़ी अंग। जब हम छोटे बच्चे थे तो उस समय पर हमको यही बोला जाता था कि छोटी अंग और बड़ी अंग, ध्यान रखें। अब हम इसको नहीं बोलेंगे।
छोटी अंग जो होता है इसका मतलब होता है अनुस्वर, और बड़ी अंग का मतलब होता है विसर्ग। बड़ी अंग का मतलब क्या होता है? विसर्ग। तो आज से हम इसको अनुस्वर और विसर्ग पढ़ेंगे, छोटी अंग बड़ी अंग नहीं पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे? अनुस्वर और विसर्ग। और ध्यान रखें ये दोनों ही अयोगवाह कहलाते हैं, अयोगवाह। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि अर्थात इनका प्रयोग हमेशा स्वरों के साथ ही किया जाएगा, स्वरों के साथ ही किया जाता है, किया जाता है, व्यंजनों के साथ नहीं, व्यंजनों के साथ नहीं, साथ नहीं। और इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। यानी इनका जो प्रयोग है दोनों का, वो केवल और केवल किसके साथ किया जाता है? स्वर के साथ किया जाता है, व्यंजनों के साथ नहीं। क्लियर हो रहा है ना? जैसे देखें, जैसे लिखा हो कहीं पर पंकज, ठीक, तो लोग कहते हैं कि ये तो पा के ऊपर है। इसका प्रयोग किसके ऊपर किया गया है? पा के ऊपर अनुस्वर का। तो ध्यान रखें पा स्वतंत्र नहीं है, पा किससे मिलकर बना है? स्वर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? स्वर से। यानी पा के साथ में अस्वर है, ठीक। और ये जो अनुस्वर लगा है वो आ के ऊपर लगा है, न कि पा के ऊपर। समझ में आ रहा है ना? तो इसका प्रयोग यानी अयोगवाह का जो प्रयोग है वो हमेशा किसके साथ किया जाता है? स्वरों के साथ किया जाता है, व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर हुआ? व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग नहीं। कोई समस्या किसी को? हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब हम बात करते हैं स्वरों के प्रकार। इतना हमने जान लिया स्वरों के बारे में। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं स्वरों के प्रकार। तो हेडिंग डालें स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार, ठीक। तो आप देखेंगे सबसे पहले स्वरों के प्रकार में सबसे पहले आप देखेंगे तो मात्रा या उच्चारण, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक। तो मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अगर हम देखें तो जो स्वर हैं, स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। क्लियर हुआ? यानी मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर हैं वो आपके 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ठीक। इन्हीं को आप देखेंगे तो दूसरा नाम इन्हीं को लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर कह लो, लघु स्वर कह लो, या इन्हीं को मूल स्वर कह लो, मूल स्वर, या इन्हीं को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक। या फिर इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है, वो है मूल लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर। हाँ ठीक है, एक मात्रिक स्वर, ठीक है।
अर्थात आप कह सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगता है, समय कम लगता है, जिनकी मात्रा एक होती है, जिनकी मात्रा एक होती है, क्या कहलाते हैं? ह्रस्व या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। क्लियर हुआ? अब आप देखें इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या अगर हम बात करें, मूल स्वर की संख्या से प्रश्न बनते हैं, तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 4। संख्या कितनी होती है? 4। यानी वर्णमाला में कुल मिलाकर जो मूल स्वर या छोटे स्वर या ह्रस्व स्वर हैं वो कितने हैं? 4। कौन कौन से? तो यहीं पे लिख लें, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 4। कोई समस्या यहां तक? ठीक, अब बात करते हैं, एक हो गया ह्रस्व स्वर। दूसरे, अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर की। ये था ह्रस्व स्वर, अगला क्या है? दीर्घ स्वर। अगला है दीर्घ स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, तो ध्यान रखो, दीर्घ स्वर या फिर इसी को गुरु स्वर भी कहते हैं। गुरु स्वर यानी उधर छोटा स्वर तो इसको कह लिया गुरु स्वर, या इसी को, इसकी मात्रा 2 होती है इसीलिए द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? द्विमात्रिक स्वर। तो दीर्घ स्वर कह लो, गुरु स्वर कह लो, द्विमात्रिक स्वर कह लो, या फिर ध्यान रखना संधि में सबसे ज्यादा इन्हीं स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनको संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर, ठीक है, क्योंकि संधि में आपको सबसे ज्यादा इन्हीं स्वरों का प्रयोग देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसको और क्या कहते हैं? संधि स्वर। ठीक है, या फिर इसी को कह लो बड़ा स्वर। बड़ा स्वर। ठीक, अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ह्रस्व स्वर की तुलना में समय अधिक लगता हो, अधिक लगता हो या लगता है। ठीक, और दूसरा, इनकी मात्रा 2 होती है। 2 होती है, इनकी जो मात्रा है वो कितनी होती है? 2 होती है। क्लियर हुआ? ठीक, अब आप देखें इनकी संख्या से प्रश्न बनते हैं, तो दीर्घ स्वरों की संख्या। ठीक, तो दीर्घ स्वरों की जो संख्या है वो कुल मिलाकर कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल मिलाकर कितनी होती है? 7। कौन कौन से? तो आप देखें, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, सॉरी छोटी ए बड़ी ए इससे पहले आएगी, उसके बाद बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। और इस तरह से आप देखेंगे तो कुल संख्या कितनी हो गई? 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ? तो इस तरह से कुल मिलाकर जो संख्या होती है दीर्घ स्वरों की वो कितनी होती है? 7। क्लियर हुआ? और आप देखेंगे कुल संख्या स्वरों की, कुल संख्या अगर आप देखें, कुल संख्या स्वरों की कुल संख्या अगर आप देखें तो उधर कितनी थी? 4 + 7 बराबर कितनी?
11। और यही मैंने बताई थी किसमें, हिंदी में। तो हिंदी में कुल जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11 स्वर। कुल संख्या स्वरों की कितनी हो गई, 11 स्वर। क्लियर हुआ। 7 होते हैं दीर्घ स्वर और 4 होते हैं कौन, ह्रस्व स्वर। अब एक चीज और ध्यान रखें, ये जो 4 स्वर हैं जो दीर्घ स्वरों में शामिल हैं, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ध्यान रखना, इनको मिलाकर कहा जाता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। कभी आपसे पूछ ले कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो है 4। और कौन कौन से, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। और इस तरह से संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। क्यों होती है, तो आप देखें एक चीज और, छोटी ए का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, आ प्लस ई से, ठीक। ऐसे ही बड़ी ए का जो निर्माण हुआ है तो वो किससे हुआ है, तो बड़ी ए का जो निर्माण है ए प्लस अ से, ठीक है, बड़ी ए का निर्माण हुआ है। ऐसे ही आप देखेंगे छोटा ओ का जो निर्माण हुआ है तो वो किससे हुआ है, तो वो आ प्लस उ, ठीक है। और बड़ा ओ का जो निर्माण हुआ है वो आप देखेंगे तो ओ प्लस अ, ठीक है। तो इन दोनों के संयुक्त रूप से आप देखेंगे इन सभी स्वरों का निर्माण हुआ है, इसीलिए इनको कहते हैं क्या, संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर। और इन संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। क्लियर हुआ। तो पूछा जाता है कभी कभी कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4। क्लियर हुआ। आगे अब तीसरा नंबर, अब बात करते हैं तीसरा प्रकार स्वरों का उच्चारण के आधार पर, तो वो है प्लुत स्वर। वो क्या है, प्लुत स्वर। तो वो है आपके प्लुत स्वर, ठीक है। क्या होते हैं प्लुत स्वर, तो ध्यान रखें, पहला चीज, पहला पॉइंट प्लुत स्वर से संबंधित कि सामान्यतः इनका प्रयोग हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं, यानी सामान्य तौर पर इनका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नहीं किया जाता है, किया जाता है, लेकिन सामान्यतः इसका प्रयोग हिंदी में देखने को नहीं मिलता है। क्लियर हुआ, ठीक। अच्छा, जब सामान्यतः इनका प्रयोग हिंदी में नहीं देखने को मिलता है तो कहां पर, तो एक चीज ध्यान रखें, इनका प्रयोग सबसे ज्यादा आपको संस्कृत में, इनका प्रयोग सबसे ज्यादा आपको किसमें, संस्कृत भाषा में। और इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रयोग आपको इसको गायन पद्धति में देखने को मिलेगा, गायन, या फिर आप कहते हैं पद्य में, पद्य में, यानी इसका प्रयोग सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा में और गायन या फिर पद्य में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या कह सकते हैं प्लुत स्वर की परिभाषा के बारे में, तो देखें, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा, दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, लगता है, क्या कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक। पहला पॉइंट, मात्रा, तो मात्रा इनकी 3 होती है, इस तरह से लिखा होगा 3, तो मात्रा कितनी होती है, 3। क्लियर हुआ। उदाहरण के तौर पर यहां से प्रश्न बनते हैं, जैसे ओम का उच्चारण, ओम का उच्चारण, जैसे खाली कमरे या
कुएं की आवाज, कुएं की आवाज। ठीक, एक और पॉइंट लिखें, जैसे पटाखा, पटाखा, या फिर आप कह सकते हैं साउंड में इको की आवाज, इको की आवाज। और ये सारी आवाज किसका उदाहरण है? प्लुत स्वर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्लुत स्वर का उदाहरण है। अगर हम बात करें प्लुत स्वर की संख्या, प्लुत स्वर की संख्या अगर बात करें तो वो होती है अ प्लस दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर बराबर 8, यानी एक अ हो गया और 7 दीर्घ स्वर हो गए, तो कुल मिलाकर जो संख्या है प्लुत स्वरों की वो कितनी है? 8 है। कितनी है? 8। क्लियर हुआ? ठीक, एक चीज और ध्यान रखें, एक चीज और ध्यान रखें, थोड़ा सा कभी कभी उदाहरण के तौर पर पूछ लिया जाता है, तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे आप कभी कभी कुछ पद्य पढ़ेंगे या गद्य पढ़ेंगे, पुरानी लिटरेचर या उपन्यास पढ़ेंगे, तो उसमें किसी शब्द के बाद में जैसे मैया शब्द लिखा है और उसके बाद में कुछ इस तरह से लिख दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये क्या है? ये इसको कहते हैं अवग्रह, अवग्रह। ध्यान रखना, इसका मतलब होता है बार बार रिपीट होना, बार बार आना, बार बार आना। ठीक है, और ये जो उदाहरण है अवग्रह का बनना है यानी किसी का, तो ये किसका उदाहरण है? ये भी आपका प्लुत स्वर का उदाहरण है, प्लुत स्वर का उदाहरण, स्वर का उदाहरण। ठीक, अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप किसी को आवाज दे के बुला रहे हैं, अरे, तो ये भी किसका उदाहरण है? प्लुत स्वर का उदाहरण है। या किसी का नाम लेके आपने बुलाया बड़ी तेजी के साथ में, और फिर बाद में इको वाले देखा होगा आपने करते रहते हैं, ऐसे मैया बुलवाया तो वो एक लंबे समय तक बोलता चला जाता है या। तो इस तरह का जो उदाहरण है वो भी किसका उदाहरण है? प्लुत स्वर का उदाहरण है। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ गायन पद्धति में कुछ लोग होते हैं एक कान पर हाथ रखेंगे और चिल्लाते चले जाएंगे आ, तो ये भी किसका उदाहरण है? प्लुत स्वर का उदाहरण है। ठीक, ध्यान रखना। क्लियर? ठीक, एक प्रकार और देखते हैं, बाकी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो अगला प्रकार देखें, ये हो गए स्वर के 3 प्रकार। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। क्लियर हुआ? अब आप देखेंगे अगला जो प्रकार आप देखेंगे इसमें उच्चारण में, वो है ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति, ओष्ठ आकृति या फिर कह सकते हैं मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण या स्वर का प्रकार एक ही बात है। ठीक है, ओष्ठ आकृति या मुखाकृति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो ध्यान रखें, ओष्ठ आकृति या फिर मुखाकृति के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण है मुख्यतः 2 भागों में, मुख्यतः 2 भागों में, 2 भागों में, यानी ओठ की आकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो आपको 2 भागों में यानी 2 प्रकार के प्राप्त होंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, कहीं कहीं किताबों में आपको 3 प्रकार में भी दिखाई देगा, कुछ किताबों में, कुछ बुक्स में आपको कितने 3 प्रकार भी दिखाई देंगे इसके ओठ की आकृति के आधार पर। तो हम दोनों को ही चर्चा करेंगे 3 प्रकार में। ठीक है, कहीं कहीं अधिकतर वैसे मान्य 2 है, 2 भागों में, लेकिन कुछ किताबों में 3 प्रकार में भी इसका वर्णन किया गया है कि मुखाकृति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो तीनों को हम देखेंगे। पहला जो होते हैं वो होते हैं
वृत्ताकार, या इन्हीं को कहते हैं वर्तुल, इन्हीं को क्या कहते हैं, वर्तुल, या इन्हीं को कहते हैं वृत्तमुखी। यानी वृत्ताकार स्वर, वर्तुल स्वर, वृत्तमुखी स्वर, या इन्हीं को हम गोलाकार स्वर भी कहते हैं, गोलाकार स्वर, गोलाकार स्वर, ठीक, गोलाकार स्वर। तो इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। वृत्ताकार आ जाए, वृत्तमुखी आ जाए, वर्तुल आ जाए, गोलाकार आ जाए, एक ही बात है, ठीक है। और ध्यान रखें, जो वर्तुल है या वृत्ताकार है, ये किसके आधार पर है, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर। अब आप देखें क्या लिखेंगे, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में परिभाषा अगर हम देखें तो उनके उच्चारण में ओष्ठ, या आप लिख सकते हैं मुख की आकृति, आकृति गोल हो जाती है, गोल हो जाती है, गोल हो जाती है। यानी इनके उच्चारण करते समय पर मुख की आकृति कैसी हो जाती है, गोल, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, जैसे ऊ, ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना कि जिनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति कैसी हो जाती है, मुख की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है, क्या कहलाते हैं, वर्तुल, वृत्ताकार, वृत्तमुखी या गोलाकार स्वर। ध्यान रखें, इनकी जो संख्या है, संख्या मुख्यतः 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। लेकिन ध्यान रखें, कुछ किताबों में इनकी संख्या को 4 + 1 = 5 माना गया है, माना गया है कुछ किताबों में। कैसे, वो समझो। पहले 4 समझो। 4 में आप देखेंगे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये जो 4 स्वर हैं, ये स्वर कैसे हैं, आपके वृत्तुल या वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर हैं। प्लस इसमें एक आगत स्वर, जिसे हम ओ कहते हैं, ओ, ये कैसा है आपका, आगत स्वर, आगत स्वर, ठीक, इसको भी जोड़ लिया जाता है। तो इस तरह से संख्या कितनी हो जाती है, 5। तो ये है मुख्य, ये मुख्यतः है, मुख्यतः। और जब हम इसमें आगत स्वर ओ को जोड़ लेते हैं तो इस तरह से हमारी कुल मिलाकर जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। क्लियर हुआ, ठीक। दूसरे नंबर पर ये तो हो गए वृत्तमुखी, ये कौन से हो गए, वृत्तमुखी, वर्तुल या गोलाकार स्वर, ठीक है। दूसरे नंबर पर होते हैं अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, या इन्हीं को कहते हैं अगोलाकार, अगोलाकार यानी जो गोलाकार नहीं, अगोलाकार, या इन्हीं को आप देखेंगे क्या कहते हैं, अवर्तुल, क्या कहते हैं, अवर्तुल, अवर्तुल, या इन्हीं को कहते हैं सहज, इन्हीं को कहते हैं सहज स्वर, ठीक है। लिखेंगे अर्थात, परिभाषा अगर देखें तो क्या लिखेंगे, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख की आकृति, मुख की आकृति या ओष्ठ गोल नहीं होते, गोल नहीं होते, क्या कहलाएंगे, अवृत्तमुखी या गोलाकार या अवर्तुल या सहज स्वर कहलाएंगे। क्लियर हुआ, ध्यान रखें। इनकी संख्या अगर आप देखें, इनकी संख्या अगर आप देखें तो वो कितनी हो गई, तो वो हो गई 7, ठीक। इनकी संख्या कितनी हो गई, 7। कौन कौन सी, तो यहीं पे लिख लें। जैसे इधर क्या आया था, जैसे छोटा, जैसे बड़ा, जैसे छोटी, जैसे बड़ी, जैसे
छोटी ए जैसे बड़ी ए, सॉरी छोटी ए और बड़ी ए, तो इस तरह से आप देखेंगे। और ऋषि, और क्या इसमें ऋषि, तो इस तरह से इनकी जो संख्या है कुल मिलाकर कितनी है 7। लेकिन ध्यान रखें कुछ किताबों में, जैसा कि मैं पहले आपको बताया था, कुछ किताबों में ऋषि को अर्धवर्तुल स्वर की संख्या दी गई है, अर्धवर्तुल स्वर कहा गया है। तो इस तरह से ओष्ठ की आकृति के आधार पर जो स्वरों की संख्या है वो कितनी हो जाती है 3। कौन कौन से, एक तो वर्तुल, एक अवर्तुल और एक अर्धवर्तुल। और अर्धवर्तुल में केवल एक स्वर शामिल है, वो क्या है आपका ऋषि। तो ध्यान रखना कुछ किताबों में दिया गया है तो आप इसका विशेष ध्यान रखना। लेकिन वैसे तो 2 ही भागों में बांटा गया मुख्यतः, पहला है व्रतमुखी और दूसरा अव्रतमुखी। क्लियर हुआ? बाकी का देखेंगे कल। आज इतना ही।